संधि। इससे पहले क्लास में हमने संधि की परिभाषा पढ़ी, संधि का शाब्दिक अर्थ पढ़ा और संधि विच्छेद किसे कहते हैं उसको जाना। आज हम जानेंगे संधि के भेदों के बारे में। सबसे पहले आप बताएंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। इसके अलावा एक होते हैं अयोगवाह। तो हम करना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमने पढ़ा था कि संधि दो शब्द जब पास पास होते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल जाते हैं और मिलने से फिर उनमें क्या हो जाता है? विकार उत्पन्न होता है। तो वर्ण मिलेंगे, यानी संभावना ये है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो जाए? स्वर हो जाए। ये हो सकता है, या समीकरण ये हो सकती है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और यहाँ क्या हो? स्वर हो, या यहाँ स्वर हो यहाँ व्यंजन हो, या दोनों तरफ क्या हो? अयोगवाद जो हमने पढ़ा था उसमें एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार तो व्यंजन में ही जोड़ लिया जाता है इसमें संधि में, विसर्ग इसमें बच जाता है। क्या? विसर्ग। विसर्ग जैसा कि आप जानते हैं हमेशा किसके बाद आता है? स्वर के बाद आता है। विसर्ग जो है स्वर के बाद आता है, यानी इस तरह लिखा जाता है। इस तरह नहीं हो सकता कभी भी। स्वर कहाँ लगता है? स्वर के पीछे लगता है। तो यहाँ पर कभी भी विसर्ग नहीं हो सकता। विसर्ग कहाँ होगा? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के बाद आ सकता है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के पहले तो नहीं आ सकता। तो यहाँ आ सकता है विसर्ग, और यहाँ क्या आ सकता है? स्वर। और यहाँ आ सकता है विसर्ग, तो यहाँ पर आ सकता है व्यंजन। इतनी समीकरण बनती है और इन्हीं के हिसाब से संधि के भेद होते हैं। अगर संधि में पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर है, यानी दोनों तरफ स्वर और स्वर का मेल होता है, तो उसको कहते हैं स्वर संधि। यदि व्यंजन व्यंजन या स्वर व्यंजन का मेल हो तब वह कहलाती है व्यंजन संधि। और अगर एक तरफ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग है तब क्या कहलाएगी? तो संधि के कितने भेद हो गए? बात समझ में आई? उतारिए इसको।
कर लिया। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें क्या करना है? स्वर संधि प्रारंभ करने जा रहे हैं। और स्वर संधि में हमने जाना कि इसमें स्वर और स्वर का मेल होता है ना। स्वर और स्वर का मेल, यानी संधि के लिए लिख लीजिए, संधि के लिए प्रयुक्त शब्दों में, संधि के लिए प्रयुक्त शब्दों में संधि के लिए प्रयुक्त शब्दों में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, तो इनके योग से होने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो तो इनके योग से होने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। बात को समझ चुके हैं आप पहले ही, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं जैसा मैं बोल रहा हूँ। यानी इसमें दोनों वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों वर्ण क्या होंगे? स्वर होंगे। तो अगर स्वर संधि में स्वर और स्वर का ही मेल होता है तो हम क्या करें, यहाँ पर एक बार स्वर लिख लें। ये 11 स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं। 11 स्वर जो है इसी में से आपस में इनका मेल होता है, यानी एक स्वर जो है उसका बाकी अन्य जो 10 स्वर हैं उनके साथ क्या होता है? मेल होता है, तो वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के अलग अलग भेद हैं। एक बार सबसे पहले हम पूरी स्वर संधि के बारे में जान लेंगे, उसके बाद अलग अलग भेदों को उदाहरण हम करते रहेंगे। सबसे पहले जो समान वर्ण हो, सजातीय हो, एक ही जाति के, स्ववर्ण, जैसे अ और आ एक ही जाति के, ई और ई एक ही जाति के, उ और उ एक ही जाति के, री और री ये दोनों जुड़ते हैं। यहां तक एक जाति मानी जा रही है। ए और आई ये भी एक जाति के हैं क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये, हाँ उठा, बोलिए बोलिए। हाँ, क्योंकि ये संयुक्त है और ए का मतलब होता है अ धन ई। अगर ए को हम जोड़ेंगे अ धन ई, यही हुआ।
अब वास्तव में जो जुड़ेगा वह ई और अ जुड़ जाएगा, अर्थात एक जैसे वर्ण नहीं जुड़ेंगे। तो एक जैसे समान वर्ण जो कहे जाते हैं वो री तक है, आ ई उ ऊ और री। तो जब एक जैसे वर्ण यानी सवर्ण समान सवर्ण अगर आते हैं तो वह मिलकर सवर्ण आते हैं तो वो मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। यानी ये ह्रस्व ये दीर्घ, ये ह्रस्व ये दीर्घ, और इसमें ये सॉरी यहाँ तक तो ठीक है। अगर एक जैसे वर्ण आएंगे तो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। तो री कैसे दीर्घ होगा भाई, री जो है एक बड़ा री होता है, दो बार नीचे घूमेगा तो बड़ा री हो जाएगा ना। संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं है बड़ा री। तो एक जैसे वर्ण मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो ये सवर्ण के साथ में हमने लिख दिया दीर्घ। एक जैसे समान वर्ण क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। तब यह क्या हो जाता है, सवर्ण दीर्घ संधि। इसको केवल दीर्घ संधि भी कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में यह सवर्ण दीर्घ संधि कहलाती है। ऐसे लिखने से हमें ये भी याद रहेगा कि सवर्ण का मतलब सजातीय जो आएंगे तो वो मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है। तो स्वर संधि का पहला भेद है सवर्ण दीर्घ संधि। इसके बाद क्या करते हैं, अलग अलग को मिलाना है। अलग अलग को मिलाना है तो हम एक सिरे से शुरू करेंगे। सबसे पहले किससे शुरू करें, आ से। आ से किसको मिला लें, ई को। फिर आ से किसको मिलाएं, उ को। और आ को किससे मिलाएं, री को। एक बार यहां पर होगा आ के बाद अगर ई आता है तो बनता है ए। आ के बाद अगर उ आता है तो बनता है ओ। और आ के बाद अगर री आता है बनता है अर। और जिस संधि में ए ओ अर बनते हैं उस संधि का नाम दिया गया है गुण संधि में ए ओ अर, ना कोई चिंता ना कोई डर। इसके बाद क्या करते हैं, इस को यहां तक मिला लिया। अब को मिलाएं किससे, ए ऐ से। को ओ औ से। अगर के बाद ए ऐ आता है तो ऐ। के बाद अगर ओ औ आता है औ हो जाता है। और गुण संधि में एक मात्रा, ए की मात्रा या ओ की मात्रा, ये एक मात्राएं हैं दोनों गुण संधि में। इसके बाद इनमें क्या है कि एक मात्रा की हो जाती है वृद्धि। एक मात्रा की वृद्धि हो गई तो इस संधि का नाम रख दिया वृद्धि संधि। इसका मतलब आ की सारी संभावनाएं पूरी हो गई। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ हो तो इससे हमने सबको मिलाकर देख लिया बेटा। अब हम किसको रखेंगे, आ का तो हो गया, अब छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़िए। ई को रखेंगे। ई
वो अब अ से जोड़े, आ से, उ से, है ना, री से। तो अगर हम इसको एक साथ ही लिख देते हैं कि ई के उपरांत ई के बाद असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब क्या हो गया, ई को छोड़कर कोई सा भी स्वर आए। ई को क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि वह दीर्घ संधि में पहले ही हो गया है एक जैसे स्वर। तो ई को छोड़कर दूसरा कोई सा भी अगर स्वर आ जाए ई के बाद, तो ये बन जाता है य, ई का य बन जाता है। इसका मतलब है ये है कि ई की सारी संभावनाएं पूर्ण, यानी जो भी इसके बाद आएगा सबके साथ यही होगा कि यह य बन जाएगा ई। अब क्या करना है हमको, इस पे आ जाए, ऊ पे। ऊ के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तब क्या होगा, वेरी गुड, इसके बाद कोई असमान स्वर, तो ऊ का बन जाता है, इसका मतलब ऊ की भी सारी संभावनाएं पूरी। अब किसको लेंगे, री के बाद असमान स्वर, री का बनता है र, एक संधि यहां तक होती, री तक अलग है, उसके बाद अलग है। तो अगर ई के बाद असमान स्वर य, ऊ के बाद असमान स्वर व, और री के बाद असमान स्वर र हो जाता है, ठीक है। और जिसमें ये य बनता है ना, उस संधि का नाम है यण संधि, ठीक है। कहां तक कर लिया, री तक कर लिया। अब किसको मिलाना है, ए आई ओ औ, यानी ए आई के बाद कोई आ जाए असमान स्वर, सबके साथ जोड़ रहा हूं, एक बारी लिखना पड़ेगा, असमान स्वर, यानी इन स्वरों के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का बनता है अय, ऐ का बनता है आय, ओ का बनता है अव, और औ का बनता है अय आय अव आ। अय भी बनता है, और भी चीजें हैं, इसका मतलब हम लिख देते हैं आदि। इसमें क्या बनता है, अय आदि बनते हैं, और अय आदि को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो 95% स्वर संधि में से ही पूछा जाता है, क्योंकि स्वर संधि के ही भेद होते हैं। व्यंजन संधि में आएंगे तो उसमें नियम होते हैं, भेद नहीं होते। तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं 3-4 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, या निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि वाला जो प्रश्न पूछा जाता है वह ज्यादातर संभावना रहती है कि स्वर संधि में से ही पूछा जाएगा। इसकी और पहचान हम देखेंगे कि किसमें के क्या क्या पहचान है। एक बार आप लिख लीजिए स्वर संधि के भेद, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
सरल है ना। बढ़े आगे। प्रारंभ करने जा रहे हैं सवर्ण दीर्घ संधि, ठीक है। तो सवर्ण दीर्घ संधि में हमने कहा कि आ के उपरांत अ आ के उपरांत आ आए, या ई ई के उपरांत ई आए, या ऊ के उपरांत या री के उपरांत री आए। यानी एक जैसे वर्ण समान वर्ण आते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। यानी रिजल्ट एक ही रहना है और रिजल्ट क्या रहना है, दीर्घ हो जाएगा। लिख लीजिए सूत्र इसका। हाँ, परिभाषा ही है। आ के बाद अगर आ जाए तो आ, ई के बाद अगर ई आ जाए तो दीर्घ ई, बड़ी। आज आप कहाँ जाके पीछे बैठ गए बच्चियों में, आप ही को कह रहा हूँ, आप ही को। हाँ, यहीं बैठ तो इनके साथ ही, आप आगे बैठा करो। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, आप थोड़ा मैच्योर हो। क्लास में बंटवारा रहता है, कुछ छोटे बच्चे होते हैं बंटवारे में आ गए हैं, तो आप लोगों को मैं मैच्योर मानूं कि इनको बच्ची। उतार ले बेटा। अच्छा ये बताइए कि अगर इनको हम जोड़ें तो कितने समीकरण बन सकती है, अलग अलग करें, किसी को पहले रखें, इसको बाद में किसी को रखें, तो मिलाकर कितनी समीकरण बनेगी, 4 समीकरण बनेगी। कैसे कैसे, एक तो हो सकता है धन अ, या धन आ, या धन अ, धन। यानी अगर आपस में जुड़े तो 4 संभावनाएं। हाँ, ग्रुप में तो आप उन्हीं के हैं, बताऊंगा आपको। आ धन आ, बबलगम ग्रुप,
आ, अ और आ मिलकर आ, आ और अ मिलकर आ, आ और आ मिलकर, यानी अ आ किसी भी स्थिति में मिले तो क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। चलिए इसका एक उदाहरण करें सबसे पहले। ये मैंने लिखा वेद धन अंत। वेदांत होगा सबको मालूम है, लेकिन कैसे होता है ये एक बार हम देखेंगे। शुरू शुरू में बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बाद में जैसे जैसे आप समझने लगेंगे वैसे वैसे मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो जैसे ये व है, व में जुड़ा हुआ है ए, वे। और जानते ही हैं कि हर व्यंजन के अंदर क्या जुड़ा होता है, एक स्वर जुड़ा होता है ना। कोई सा भी अगर मात्रा नहीं लगी इसका मतलब उसमें अ जुड़ा हुआ है। और इधर है अ, आधा न, त, अ। इतने वर्णों से इसका निर्माण हुआ। यहां तक तो है वेद, और यहां पर से स्टार्ट होता है अंत। हमारा नियम क्या कहता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो संधि होती है। ठीक है, तो हमारा नियम ये कह रहा है कि अ और अ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो इन दोनों के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, आ। तो फिर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। वापिस अब इनको जोड़ेंगे। हालांकि प्रारंभ वालों से हमें कोई लेना देना है नहीं, वैसा का वैसे आगे चल के वैसा का वैसा लिखेंगे। ये हो गया वे। अब इस द में क्या जोड़ना है, आ, ता। पीछे बच गया आधा न और त। तो वेद धन अंत बराबर वेदांत। ठीक है, यहां मैं लिख दूं वेदांत। इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं, ये तो समझाने के लिए लिखा। अब है अ धन आ, कुश धन आसन, कुश धन आसन। अ मिलकर आ हो जाएगा तो क्या बनेगा, कुशासन। आ अ, शिक्षा धन चलिए आसान आसान से शुरू करेंगे, धीरे धीरे सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ेंगे। उतार लीजिए। पीछे अब बातें हो रही हैं।
ये क्वथन, क्वथन आधा क। क्वथन। कर लिया? आशा है सबने सही किया होगा, सरल सी संधि है। ये किया होगा आप लोगों ने क्वथनांक ये शशांक। क्या होता है शशांक? है चंद्रमा। क्यों? शश माने क्या होता है? शश, कस माने होता है खरगोश। चंद्रमा को जो देखेंगे तो उसमें कभी आपको बीच में जो दाग कहते हैं वो ऐसा दिखाई देता है जैसे उसमें खरगोश बैठा हुआ हो। तो शश धन अंक, अंक में जिसके गोद में क्या है? खरगोश है। ठीक है, तो शश अंक तो ये हो गया चंद्रमा। और इसी से एक शब्द है शशि। शशि मने भी क्या होता है? चंद्रमा है। तो शशधर और शशिधर दो शब्द होते हैं। शशधर, शशिधर। शशधर जो होगा वो है चंद्रमा का पर्यायवाची। शशधर मतलब चंद्रमा को धारण करने वाला, सॉरी, शशधर मतलब खरगोश को धारण करने वाला चंद्रमा। शशधर, ये हो गया चंद्रमा। और जो चंद्रमा को धारण करता है वो हो गया शशिधर। वो क्या हो जाएंगे? शिव जी, चंद्रमा को धारण करने वाले है। ये हो गया पीतांबर। इसी तरह से बनते हैं श्वेतांबर, बाघांबर, नीलांबर, ब्रह्मांड, यथार्थ, ब्रह्मास्त्र। सबने ऐसा ही किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवर्ण दीर्घ संधि में ही आगे करना है हमको कि
ई के उपरांत अगर ई या ई आए तो क्या बन जाता है? बड़ी। तो इस सूत्र का अगर हम समीकरण बनाएंगे, कितने समीकरण बनेंगे? 4 बनेंगे। उसी तरह से छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, छोटी बड़ी, बड़ी बड़ी, छोटी बड़ी, बड़ी धन बड़ी ई बराबर, यानी किसी भी तरीके से अगर ई मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। रवि धन इंद्र, यहाँ छोटी आया हुआ है, यहाँ छोटी क्या हो जाएगा? रविंद्र। छोटी बड़ी हरि धन ईश हरीश। बड़ी छोटी सची धन इंद्र सचिंद्र। सती धन ईश। उतार लीजिए। मही कपि धन ईश क्या हो जाएगा? कपीश। मही धन इंद्र। हाँ, क्योंकि बच्चे ये देखकर सोचते हैं कि एक शब्द है महेंद्र, तो महेंद्र होगा। वो सब नहीं अपने को दिमाग लगाना, अपने को तो सिर्फ सूत्र लगाना है। ई और ई मिलकर बड़ी ई, ये महेंद्र होता है, ये अलग चीज है। और वो महेंद्र जो है आगे आएगा गुण संधि में, ये अलग है। ये है महा शब्द से बना हुआ महा इंद्र, और ये मही इंद्र। मही का मतलब क्या होता है? धरती, धरती का इंद्र राजा, और ये है बहुत बड़ा राजा। रजनीश, रजनीश कौन हुआ? रात का राजा चंद्रमा। आगे बढ़े, टाइम हो गया। इसका एक उदाहरण था, वो वाला कर लें जल्दी जल्दी। चलो फिर कल ही करेंगे।